myself Ramvilas Singh, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic College चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे CNC एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स ऑफ CNC मशीन, और आज हम देखने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ मोशन ट्रांसमिशन। तो आइए देखते हैं। CNC मशीन की डिज़ाइन कन्वेंशनल मशीन से कुछ अलग होती है, और यहाँ हमने 9 टॉपिक्स देखे थे, 9 एरियाज़ देखे थे, जिसमें जिन एरियाज़ के अंदर जो है डिज़ाइन में मॉडिफाई करना होता है CNC मशीन के लिए। और हमने 9 एरियाज़ के अंदर देखे थे मशीन स्ट्रक्चर, स्लाइड वेज, स्पिंडल माउंटिंग, ड्राइव यूनिट्स, और आज हम देखने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ मोशन ट्रांसमिशन। देखिए, इसका सीधा अर्थ ये है मोशन ट्रांसमिशन का कि वह एलिमेंट जिसके द्वारा मोशन को ट्रांसमिट किया जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो आज हम उन एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं। इन एनी मशीन वी रिक्वायर सम रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। देखिए, किसी भी मशीन के अंदर कुछ तो रोटेशनल मोशन की हमें आवश्यकता होती है और कुछ हमें ट्रांसलेटरी मोशन की आवश्यकता होती है। यानी कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं मशीन टूल के अंदर, कुछ कंपोनेंट तो रोटेटरी मोशन करते रहते हैं, यानी कि घूमते रहते हैं, और कुछ पार्ट क्या करते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं। ठीक है, एक जो है सीधी रेखा में मोशन यहाँ पर करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ मोटर इनटू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ नट टू मशीन टेबल इज डन बाय मोशन ट्रांसमिशन एलिमेंट। तो अगर हम मोटर की रोटेशनल मोशन को अगर मैं ट्रांसलेटरी मोशन में कन्वर्ट करूं, क्लियर, तो इस ट्रांसमिशन अगर इस जो है मोशन को जो है ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, मोशन ट्रांसमिशन एलिमेंट के द्वारा करेंगे। यानी कि मोटर आपका रोटेटरी मोशन कर रहा है, और इस रोटेटरी मोशन से हम क्या कर रहे हैं, किसी अन्य पार्ट को हम ट्रांसलेटरी मोशन दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस रोटेटरी मोशन को किस में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन में कन्वर्ट करेंगे, और ये हम करेंगे मोशन ट्रांसमिशन एलिमेंट्स के द्वारा। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो है सिंपल ड्राइव मैकेनिज्म था कि यहाँ जो है मोटर रोटेट करती है, मशीन कंट्रोल यूनिट द्वारा सिग्नल भेजा जाता है मोटर में, और मोटर यहाँ रोटेट करेगी, और मोटर के रोटेट करने से क्या होगा, अल्टीमेटली जो टेबल है आपका वो मूव करेगा, एक सीधी रेखा में आगे पीछे मूव करेगा। ऐसा ही होता है सिंपल मैकेनिज्म। यानी कि मोशन जो है एलिमेंट्स ऑफ मोशन ट्रांसमिशन वो हैं जो इस मोटर से मोशन को लेकर के और कहाँ लेके जा रहे हैं, इस जो है मशीन टेबल की ओर ले जा रहे हैं, यानी कि रोटेटरी मोशन को इस ट्रांसलेटरी मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे मोशन ट्रांसमिशन एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पर एग्जांपल किसका दे रखा है, फीड ड्राइव का दे रखा है, एक्सिस ड्राइव जिसे कहते हैं। मोशन ट्रांसमिशन एलिमेंट कंप्राइज all the machine parts which lie in the torque transmission flow between the electric motor and the tool or workpiece। यानी कि अगर आप टूल को मूव करा रहे हैं तो टूल, या फिर आप अगर आप वर्कपीस को मूव करा रहे हैं तो वर्कपीस। तो वर्कपीस और मोटर के बीच में जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं इस मोशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, उन पार्ट्स को मोशन ट्रांसमिशन एलिमेंट कहेंगे हम यहाँ पर। जैसे यहाँ पर जो टॉर्क जनरेट हो रहा है, जो मोशन जनरेट हो रही है मोटर के ऊपर, मोटर जो है टॉर्क जनरेट कर रहा है, मोशन जनरेट कर रहा है, रोटेटरी मोशन, इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये मोशन आ रही है आपकी किस में आ रही है, कपलिंग में आ रही है, पावर ना। अब कपलिंग से किस में जा रही है पावर, बॉल स्क्रू में जा रही है, और बॉल स्क्रू से ये जो है पावर किस में ट्रांसफ़र हो रही है, इस नट में हो रही है। तो येलो कलर का जो येलो कलर का नट है वो इज डे, और येलो कलर के नट से किस में पावर ट्रांसमिट जो हो रही है, इस वर्क टेबल में हो रही है। तो अल्टीमेटली मोटर से पावर किस में ट्रांसमिट हुई, मशीन टेबल में हुई। तो यहाँ पर जो है रोटेटरी मोशन है किस में ट्रांसमिट होगी, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ वर्क टेबल। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मोशन ट्रांसमिशन एलिमेंट क्या होते हैं। In different design variants, the following mechanical transmission elements are most frequently used। तो जो पार्ट्स हैं मोटर और वर्क टेबल के बीच में, जो इस मोशन को ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रहे हैं,
जो मोशन ट्रांसमिशन के एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, क्लच हो सकता है, बॉल लेड स्क्रू हो सकता है, एंड नट यूनिट्स हो सकता है, रेक एंड पिनियन यूनिट हो सकता है। क्लियर। रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए या तो हम बॉल लेड स्क्रू यूज करते हैं या तो हम रेक एंड पिनियन यूनिट भी यूज कर सकते हैं, बट जो ये रेयर केस में और लिमिटेड केस में उपयोग में लेते हैं। अधिकांश जो है बॉल लेड स्क्रू का ही हम यूज में लेते हैं रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए। बियरिंग्स, गियर बॉक्स अलग अलग हो सकते हैं, प्लैनेटरी, साइक्लोडियल, हार्मोनिक एंड टूथेड, बेल्ट गियर एंड गाइडवेज एक्सेट्रा। तो यहाँ कुछ जो है एलिमेंट्स हो सकते हैं पॉसिबल, मशीन के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं कि कन्वेंशनल मशीन में मोशन ट्रांसमिशन किस प्रकार से होती है। क्लियर। जैसे आपको किसी स्लाइड को मूव कराना है आगे पीछे, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि आप हैंडल को जो है रोटेट करते हैं और स्लाइड जो है आगे पीछे मूव कर जाती है। द कन्वेंशनल मशीन यूज लीड स्क्रू फॉर मोशन ट्रांसमिशन पर्पज। ऑब्वियसली आपको जो लीड स्क्रू होता है, लीड स्क्रू से जो है वर्क टेबल अटैच होती है, जैसे लीड स्क्रू घूमता है तो उसके अकॉर्डिंग वर्क टेबल आपकी मूव कर जाती है यहाँ पर लीनियरली। बट इट हैज़ लेस पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी, पुअर पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, हाई फ्रिक्शनल फोर्स एंड इनएक्यूरेसी ड्यू टू बैकलेस। देखिए, कन्वेंशनल मशीन में सीधा सा क्या है कि हम जो मोशन ट्रांसमिशन एलिमेंट आप यूज कर रहे हैं उसमें क्या है, एक लीड स्क्रू होता है और लीड स्क्रू से क्या अटैच्ड होता है, वर्क टेबल अटैच्ड होता है, और उसमें क्या होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। लीड स्क्रू वर्क टेबल जहाँ पे अटैच हो रहे हैं वहाँ पर क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, और इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हाई लगता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स हाई लगता है, और यहाँ पर जो है बैकलेस यहाँ पे जनरेट होता है। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे गियर में जो है हम बैकलेस रखते हैं थोड़ा, वैसे ही जो है थ्रेड के अंदर भी जो है बैकलेस क्रिएट होता है, यानी कुछ जो हल्का सा स्पेस रह जाता है कुछ mm का, तो इसकी वजह से जो है इनएक्यूरेसी यहाँ पर जनरेट हो सकती है। क्लियर। और यहाँ पे जो पावर ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी है वो भी कम होती है और एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती पावर ट्रांसमिट करने की। तो अल्टीमेटली ये जो सिस्टम है आपके पास, लीड स्क्रू का मैकेनिज्म है, वो यहाँ पर सुटेबल नहीं है, यानी कि जो हम कन्वेंशनल मशीन में यूज कर रहे हैं वो सिस्टम यहाँ पर सुटेबल नहीं है। द लीड स्क्रू विद एक्मे थ्रेड इज नॉट सुटेबल फॉर CNC मशीन ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन लीड स्क्रू एंड नट, एज देयर इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन स्क्रू एंड नट। तो यहाँ क्या था कि लीड स्क्रू और वर्क टेबल से जो नट अटैच थे, जो क्या कर रहा है, लीड स्क्रू के साथ जुड़ा हुआ है, लीड स्क्रू घूमता है तो नट आपका आगे पीछे मूव करता है और नट के साथ वर्क टेबल आपका आगे पीछे मूव करती है, जो यही जो सिंपल मैकेनिज्म होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कन्वेंशनल मशीन में कि यहाँ जो स्क्रू और नट के बीच का जो फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। क्लियर। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से होने की वजह से यहाँ पर जो है फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है, और ये हम CNC मशीन के लिए सुटेबल नहीं रखते हैं, यूज नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, देखिए फ्रिक्शन फोर्स अगर कम करना है तो एक सिंपल तरीका है कि हम क्या करें, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन में अगर कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा था कि स्लाइडवे के अंदर हमने कुछ मॉडिफिकेशन किए थे। हमारे पास जो है स्लाइडिंग टाइप का मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट वाला स्लाइडवे होता है कन्वेंशनल मशीन के अंदर, लेकिन हमने CNC मशीन में उसको हाइड्रोस्टैटिक स्लाइडवे में कन्वर्ट किया था, या तो हमने इसको लीनियर रोलर बियरिंग या लीनियर बॉल बियरिंग से कन्वर्ट किया था। तो यानी कि फ्रिक्शन कम करने के लिए पहला तरीका तो हमने किया था स्लाइडवे में चेंजेस, और हम दूसरा काम यहाँ पर कर रहे हैं लीड स्क्रू का जो मैकेनिज्म है उसमें चेंजेस। क्लियर। तो स्लाइडवे के अंदर हमने एक चेंज कर दिया था तो फ्रिक्शन वहाँ कम हो गया। फ्रिक्शन कम होने से क्या है कि कम पावर कंजम्पशन होगा। क्लियर। तो अब हम जो सेकंड मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वहाँ पे कर रहे हैं लीड स्क्रू मैकेनिज्म के अंदर। तो यहाँ देखिए लीड स्क्रू और नट में क्या था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा था। क्लियर। तो इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम रोलिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखते हैं। तो हमें यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में यहाँ पे चेंज करना होगा, और ये हम करते किससे हैं, दिस इज डन बाय यूज ऑफ रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू एंड नट अरेंजमेंट, और ये हम करेंगे रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू के माध्यम से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, ये ऐसा मैकेनिज्म है, रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो
स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हमने रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट किया है, और यहाँ पर जो है छोटी छोटी बॉल्स होती हैं स्टील की, इस तरीके से जो अरेंज होती हैं, और ये जो बॉल्स हैं नट और स्क्रू के बीच में आती हैं, उस तरीके से फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करती हैं। आगे देखते हैं इसको किस तरह से काम करता है। देखिए, जैसे कि मशीन में स्लाइड के ऊपर इस तरीके से जो है स्लाइड या फिर वर्क टेबल आपका जो है अटैच्ड है लीड स्क्रू से, है ना, और लीड स्क्रू और मशीन टेबल के बीच में जो है नट लगा हुआ है, यानी कि जैसे ये लीड स्क्रू घूमेगा तो ये जो आपके पास नट दिख रहा है, नट क्या करेगा, आगे पीछे मूव करेगा, और नट आगे पीछे मूव करेगा तो इसके साथ जो अटैच्ड है, जो भी अटैच्ड है कंपोनेंट, वो आगे पीछे मूव यहाँ पर करता है। क्लियर? तो अगर हम इसका जो है कट सेक्शन व्यू देखें, डिटेल व्यू देखें, तो वो कुछ आपको इस तरह से दिखता है। क्लियर? और अगर हम इसको देखें स्केच डायग्राम से, देखिए क्या करना होता है कि हमें एग्जाम में स्केच डायग्राम ही बनाना होता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि स्केच डायग्राम पे ज़्यादा हमें फोकस करना है और समझना है। देखिए जैसे कि हम बता रखा है कि ये आपका जो है नट है, और ये आपका जो है थ्रेडेड स्क्रू है। क्लियर? और यहाँ पे जो है छोटे छोटे बॉल्स हैं, स्टील बॉल्स, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में यहाँ पे कन्वर्ट कर रही हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ड था रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू, यानी कि बॉल जो क्या कर रही है, रिसर्कुलेट हो रही है, यानी कि जैसे बॉल घूम करके यहाँ से स्टार्ट करती है बॉल, ठीक है, यहाँ से बॉल ने घूमना स्टार्ट किया है इसके अंदर, और इस हेलिकल पाथ पर चलते हुए बॉल यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, वो रिसर्कुलेट होती है, मतलब इस पाथ के माध्यम से, जो आपको स्ट्रेट पाथ दिख रहा है इसके अंदर, इस पाथ के माध्यम से होते हुए ये जो है वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाते हैं, और वापस जो है हेलिकल पाथ में घूमना स्टार्ट कर देती है। तो ये कुछ मैकेनिज्म होता है रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू का, आगे एनिमेशन देखेंगे जिसमें क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ मैकेनिज्म होता है, आपके एग्जाम में स्केच डायग्राम बनाना होता है। देख लेते हैं कुछ क्या है इसके बारे में। Recirculating ball screw mechanism consists of a screw spindle, a nut, ball and integrated ball return mechanism। तो देखिए हमारे यहाँ पर रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू मैकेनिज्म में क्या क्या होता है। एक तो होता है स्क्रू का स्पिंडल, बिल्कुल देखिए ये जो है स्क्रू स्पिंडल दिख रहा है आपको, है ना, ये जो स्पिंडल दिख रहा है आपको, ये क्या है, स्क्रू स्पिंडल। क्लियर? तो पहला जो पार्ट होता है इसका वो होता है स्क्रू स्पिंडल। सेकंड इज नट, जैसे आपके पास ये नट है, नट शो किया हुआ है, और नट के साथ क्या अटैच्ड होता है, जो भी कंपोनेंट हमें मूव करना होता है वो यहाँ पर अटैच्ड होता है। जैसे ये जो आपको कैसिंग दिख रही है सिलेंड्रिकल शेप में, ये क्या है, नट है, यानी कि स्क्रू से नट जो अटैच्ड है, और नट से क्या अटैच्ड है, जो भी कंपोनेंट मूव करना है, वर्क टेबल या जो भी स्लाइड्स है वो यहाँ पर अटैच्ड होती है। क्लियर? तो recirculating ball screw mechanism consists of a screw spindle, nut, ball and integrated ball return mechanism। देखिए यहाँ पर integrated ball return mechanism है, यानी कि यहाँ पर एक क्या बना हुआ है, देखिए यहाँ पर recirculating balls, यहाँ पे आप बॉल को क्या कराना है, रिसर्कुलेट कराना है, यानी कि जैसे ये घूम करके एंड पर आएगा तो वापस हम इसको जो है रिसर्कुलेट कर देंगे इनिशियल पोजीशन पे। क्लियर? तो यहाँ पे जो है बॉल रिटर्न ट्यूब होती है, यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि नट के अंदर एक हम जो है पाथ बनाएंगे। क्लियर? एक जो है सिलेंड्रिकल पाथ बनाएंगे यहाँ पर, और उस पाथ से क्या होगा, जो ये बॉल्स हैं जैसे इस एंड पर आएगी तो वापस ये मोशन करते हुए इस तरीके से वापस जो इनिशियल पोजीशन पे आएगी। तो यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड क्या होता है, बॉल रिटर्न मैकेनिज्म भी यहाँ पर होता है। द कनेक्शन बिटवीन स्क्रू एंड नट इज थ्रू एन एंडलेस स्ट्रीम ऑफ रिसर्कुलेटिंग स्टील बॉल्स। तो यहाँ पर हमने एंडलेस क्यों कहा है, एंडलेस इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर एंड नहीं होता है, जैसे ही ये जो है इस पॉइंट पर आता है तो वापस जो है रिसर्कुलेट कर देता है स्टार्ट पॉइंट पर, यानी यहाँ पे जो हम अनलिमिटेड लीनियर मोशन यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? एक जो है चेन बनी रहती है स्टील बॉल्स की। द कनेक्शन बिटवीन स्क्रू एंड नट इज थ्रू एन एंडलेस स्ट्रीम ऑफ रिसर्कुलेटिंग स्टील बॉल्स। The screw thread is actually a hardened and ground ball races in which steel ball in nut the circulate। तो यहाँ पे स्क्रू थ्रेड क्या है, देखिए थ्रेड
थ्रेड के अंदर हमने क्या कर रखा है, ग्रूव्स बना रखे हैं, ऑब्वियसली जो है थ्रेड बना हुआ है, तो उस थ्रेड के बीच में जो ग्रूव्स हैं, क्लियर, जो रेसेस बने हुए हैं, जो ग्रूव्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर दो थ्रेड के बीच में, तो इन ग्रूव्स के अंदर, इन रेसेस के अंदर बॉल आपका क्या करता है, रोलिंग मोशन करता है, क्लियर। और ये रेसेस क्या होते हैं, हार्डन होते हैं, एंड ग्राउंड बॉल रेसेस होते हैं। और स्टील बॉल क्या करती है, यहाँ पर सर्कुलेट करती है, रोलिंग मोशन यहाँ पर करती है। सिंस द ग्रूव्स इन बॉल स्क्रू इज हेलिकल, यहाँ पर स्क्रू में ग्रूव्स कैसे हैं, हेलिकल ग्रूव हैं, क्लियर। इट्स स्टील बॉल्स rolls along the helical groove and then they may go out of ball nut unless they are arrested at certain spot। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो बॉल्स हैं वो इन हेलिकल ग्रूव्स में रोटेट कर रही हैं, रोलिंग मोशन कर रही हैं। तो अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा मैकेनिज्म न दें जिससे कि वो जो है वापस रिटर्न हो सके, तो क्या होगा, हो सकता है कि बॉल्स आपके निकल करके बाहर चले जाएं इस पाथ से, है ना। तो यहाँ पर हमें जो है एंडलेस मोशन यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बॉल्स आपका बाहर जा सकता है, गो आउट ऑफ बॉल नट, यानी कि जो नट का जो बना हुआ है स्क्रू और नट के बीच में जो स्पेस है, रेसेस हैं, उससे बाहर निकल सकता है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सर्टेन स्पॉट पर हमें इसको अरेस्ट करना होगा बॉल्स को, यानी कि उनको कैच करके वापस रिटर्न पोजिशन पर लाना होगा। तो उसके लिए एक मैकेनिज्म क्या होता है, इसके लिए एक जो मैकेनिज्म था वो क्या था, इंटीग्रेटेड बॉल रिटर्न मैकेनिज्म था। यानी कि जैसे ये जो ट्यूब बनी हुई थी, यहाँ पर हम कुछ ऐसा जो है सेटअप करेंगे, जैसे क्या होगा, बॉल जैसे ही इस पोजीशन पे आएगी ऑटोमेटिकली क्या होगी, यहाँ से मोशन कर जाएगी अंदर, और अंदर मोशन करते वापस जो इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी। हम कुछ ऐसा यहाँ पर मैकेनिज्म करेंगे यहाँ पर, क्लियर। तो देखिए क्या करना होगा, इट इज़ नेसेसरी टू चेंज देयर पाथ after they have reached a certain spot by guiding them one after another back to their starting point। यानी कि यहाँ पर फॉर्मेशन किसका करना है, रिसर्कुलेशन पाथ का हमें फॉर्मेशन करना है। यानी कि हम क्या करेंगे, एक जो है गाइड, हम एक जो है गाइड पोर्शन बनाएंगे, एक जो है गाइड वे बनाएंगे, क्लियर। जैसे ही जो है बॉल सर्कुलेट करते हुए 3-4 चक्कर लगाने के बाद जब उस पॉइंट पर आएंगे, तो ऑटोमेटिकली बॉल्स क्या हैं, एक के बाद एक बॉल्स क्या करेंगी, उस गाइड वे के जरिए जो है उस ट्यूब में प्रवेश करेंगी, जो रिसर्कुलेटिंग ट्यूब है उसमें प्रवेश करेगी, एंटर करेगी, और वापस वो कहाँ आ जाएगी, स्टार्ट पॉइंट पर आ जाएगी, और वापस चक्कर लगा के वापस स्पॉट पर आएगी, फिर वापस जो है वो रिसर्कुलेट हो जाएगी। तो ये जो है सीक्वेंस बार बार रिपीट होता रहेगा। द बॉल रोटेट बिटवीन स्क्रू एंड नट एंड एट सम पॉइंट द बॉल्स आर रिटर्न टू स्टार्ट ऑफ द थ्रेड इन द नट। ऑब्वियसली जो बॉल्स है वो घूमती हैं, जो है रोलिंग मोशन करती हैं, और एक पॉइंट पर आकर के क्या होता है कि उन बॉल्स का रिसर्कुलेशन हो जाता है, और वो उस पॉइंट से एंटर करती हैं नट के अंदर। एक जो है ग्रूव बने हुए हैं, जो एक जो है वो बना हुआ है, पाथ बना हुआ है, उसके अंदर से एंटर करती है और वापस जो है स्टार्ट पॉइंट पर आ जाती है, वापस घूमती है, फिर वापस स्पॉट पर जाती है, फिर वापस जो है उस ग्रूव से होते हुए, उस पाथ से होते वापस स्टार्ट पॉइंट पर आती है। तो ये जो है साइकिल यहाँ पर चलती रहती है, ठीक है। या हम देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली जो रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू मैकेनिज्म है किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से बॉल जो है वो रिसर्कुलेट होती है, आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मैकेनिज्म है, आपको जो है लेडी स्क्रू दिख रहा होगा और एक जो है नट दिख रहा है। अगर हम इसका एक्सप्लोडेड व्यू देखें, इंटरनल व्यू देखें, देखिए इस प्रकार से जो है, देखिए यहाँ पर जो बॉल्स हैं वो 3 टर्न्स कंप्लीट करके और आपको जो है रिसर्कुलेट हो रही है, इनिशियल पोजीशन पे जा रही है। देखिए इस तरीके से, आप देख पा रहे हैं ये क्या है, गाइडिंग एलिमेंट है। यानी कि इस एलिमेंट के साथ क्या आती हैं, बॉल ऑटोमेटिकली क्या करती हैं, जैसे ही वो 3 टर्न कंप्लीट कर लेती हैं, वैसे ये इस गाइड एलिमेंट के द्वारा जो है, जो हमने पाथ बनाया था रिसर्कुलेटिंग पाथ, उससे होते हुए वापस इनिशियल पोजीशन पे पहुंचती है। ये जो है गाइडिंग एलिमेंट है। इस तरीके से क्या करती है, जो बॉल्स हैं वो स्टार्ट पॉइंट पर ये जा रहे हैं, जो है इस पाथ से होते हुए, क्लियर। तो देखिए आप यहाँ पे देख किस प्रकार से बॉल जो है 3 चक्कर कंप्लीट करने के बाद जो है इस गाइड एलिमेंट से होते हुए
और ये जो पाथ बना हुआ है नट के अंदर, इस पाथ से होते हुए जो है वापस जो है इनिशियल पोजीशन पे जा रही है। तो आप देखिए इस तरह के जो बॉल्स हैं वो इस पाथ से होते हुए, एलिमेंट्स होते हुए इस पाथ के थ्रू इनिशियल पोजीशन पे जा रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैकेनिज्म होता है इसके अंदर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह हमने देखा कि किस प्रकार से जो है मैकेनिज्म होता है रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू का, किस प्रकार से बॉल्स आती हैं और वापस जो है ये अपने इनिशियल पोजीशन पे जाती हैं रिसर्कुलेशन ट्यूब द्वारा मोशन करके। तब और कुछ जो पॉइंट बचे वो देख लेते हैं। when debris or foreign material enter the inside of the nut, it could affect smoothness in operation and cause premature wearing। क्लियर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर जो है क्या है, यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है, आपके पास जो स्क्रूज है, स्क्रू के अंदर जो रेसेस बने हुए हैं उसके अंदर आपका जो बॉल्स है वो जो है रोलिंग मोशन करती है और उनसे क्या अटैच्ड है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, नट लगा हुआ है। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म के अंदर कोई डेब्री आ जाता है, कोई जो फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, कोई डस्ट वगैरह जो भी पदार्थ है, फॉरेन पदार्थ आ जाता है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट ये होगा कि ऑपरेशन की स्मूथनेस पर यहाँ पे जो इफेक्ट डालेगा, और दूसरा यहाँ पे जो है प्री मैच्योर वेयरिंग हो सकती है। क्लियर, यानी कि समय से पहले यहाँ पे जो वेयरिंग स्टार्ट हो सकती है। तो इसका क्या सोल्यूशन देखिए, इसका सोल्यूशन क्या है कि हम क्या करें कि इन एंड्स को जो हम जो है सील रखें। सील रखने से क्या होगा कि बाहर के जो डस्ट वगैरह जो फॉरेन पार्टिकल यहाँ पर एंटर नहीं कर पाएंगे इस मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है, देखिए क्या है, प्रिवेंट सच थिंग्स फ्रॉम अकरिंग, सील्स आर प्रोवाइडेड टू कीप कंटामिनेट आउट। यानी कि इनको बाहर रखने के लिए हमें क्या करना होगा, सील्स का जो है सील यहाँ पर रखनी होगी। तो सील हम किसके बनाते, देखिए देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सील्स, दैट इज एग्जाम्पल में क्या देखिए, प्लास्टिक सील हो सकती है, ब्रश टाइप ऑफ सील यूज्ड इन बॉल स्क्रू ड्राइव्स। यहाँ पर प्लास्टिक की सील हो सकती है, यहाँ पे जो है ब्रश टाइप की यहाँ पर सील हो सकती है। सील का उपयोग क्यों करते हैं, ताकि फॉरेन पार्टिकल जो है वो इस मैकेनिज्म के अंदर ना आ पाए। अब देखिए यहाँ अगर आपको रिजिडिटी बढ़ानी है, जैसे कि हमने देखा था कि बैकलेस होता है स्क्रू थ्रेड के अंदर, जिससे जो है हमें पोजिशनल एक्यूरेसी नहीं मिल पाती है कन्वेंशनल मशीन के अंदर। ठीक है, बैकलेस का मतलब क्या होता है कि जैसे नट और स्क्रू जो है आपका, उन दोनों वो जब दोनों मैटिंग होते हैं, तो मैटिंग होने के बाद जो है कुछ स्पेस रह जाता है, नट की थ्रेड और स्क्रू की थ्रेड के बीच में कुछ स्पेस रह जाता है हल्का सा। तो वो हल्का सा स्पेस, कुछ माइन्यूट का जो स्पेस है, वो एक्सियल मोमेंट जब होता है तो वो एक्यूरेसी नहीं दे पाता। जैसे मूव करना है आपको 10 तो हो सकता है वो जो है 9.9 ही मूव कर पाए, और 1 क्या हो जाए, बैकलेस का इफेक्ट आ जाए। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इससे बचने के लिए हम करते हैं द रिजिडिटी ऑफ ड्राइव सिस्टम एंड पोजिशनिंग एक्यूरेसी। देखिए हम क्या करना है, पोजिशनिंग एक्यूरेसी बढ़ानी है। कैन बी फर्दर इम्प्रूव्ड बाय प्री लोडिंग द नट असेंबली। अगर हम यहाँ पर प्री लोडिंग का उपयोग करें तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर पोजिशनल एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं और ड्राइव सिस्टम की रिजिडिटी को बढ़ा सकते हैं। अब ये क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पर जो है नट से बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, डबल नट प्रीलोडिंग सिस्टम, यहाँ पर 2 नट बने हुए हैं। तो नट पे क्या लग रहा है, देखिए नट पे जो है टेंशन फोर्स लग रहा है, एक नट पे लग रहा है लेफ्ट साइड में, जो एक नट पे लग रहा है राइट साइड में। तो इनसे क्या हो रहा है कि इनसे लगने वाला जो टेंशन फोर्स है, जो लोड है, वो ट्रांसफर हो रहा है किस पे, बॉल्स पे। और इस तरीके से जो है हम बॉल्स की प्री लोडिंग करते हैं यहाँ पर। क्लियर, तो ये है प्री लोडिंग। तो प्री लोडिंग से क्या जो बेनिफिट था, एक तो जो है पोजिशनल एक्यूरेसी में मिल रही है और ड्राइव सिस्टम की रिजिडिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। इट मिनिमाइज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स द्वारा जो डिफॉर्मेशन है वो यहाँ पर मिनिमाइज हो जाता है। एंड इट एलिमिनेट्स एक्सियल प्ले बिटवीन स्क्रू शाफ्ट एंड बॉल नट। ऑब्वियसली वो क्या करता है, पोजिशनल एक्यूरेसी बढ़ा देता है और यहाँ पर बैकलेस का इफेक्ट यहाँ पर नहीं होता। तब हम कुछ जो है एडवांटेज देख लेते हैं इस बॉल स्क्रू के, देखते हैं। हाई एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल लीड स्क्रू, द एफिशिएंसी ऑफ बॉल स्क्रू एंड नट असेंबली इज वेरी हाई। 90% ज़्यादा एफिशिएंसी होती है
द पावर रिक्वायरमेंट फॉर बॉल स्क्रू अरेंजमेंट इज आल्सो लेस ड्यू टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जैसा कि हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट किया था, रोलिंग फ्रिक्शन में, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया है, तो फ्रिक्शन फोर्स कम होने की वजह से जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। उस तरीके से हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी क्या है देखिए, जैसे कि हम जनरली जानते हैं रिवर्सिबली जो भी सिस्टम रिवर्सिबल है तो उसका मतलब क्या है कि जब वो इनिशियल से फाइनल पे पोजीशन पे जाता है तो वो फाइनल से जो है इनिशियल पोजीशन पे भी आ सकता है बिना किसी सिस्टम का पैरामीटर चेंज किए हुए। क्लियर? तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, द बॉल स्क्रू एंड असेंबली इज रिवर्सिबल विच मेक इट पॉसिबल टू बैक ड्राइव द यूनिट, यानी कि बैक ड्राइव यहाँ पर पॉसिबल है, यानी कि जिस तरीके से वो आगे बढ़ा है उस तरीके से वो पीछे भी सेम आ सकता है। दैट इज बाय अप्लाइंग एक्सियल फोर्स टू आइदर नट और स्क्रू द अनकंस्ट्रेंड मेंबर कैन बी मेड टू रोटेट। क्लियर? इसका मतलब क्या समझा? इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम जो है मोटर को रोटेट कर रहे हैं, लीड स्क्रू आपकी रोटेट हो रही है ना, लीड स्क्रू जो है रोटेट होती है तो क्या होता है, लीड स्क्रू जो है रोटेट होती है तो जो है स्लाइड जो है वो आगे पीछे मूव करते हैं। क्लियर? अगर हम इसका रिवर्स करें तो कि स्लाइड को हम जो है मूव कराएं तो उससे क्या होनी चाहिए, लीड स्क्रू जो है रोटेट होने चाहिए। तो यहाँ पर ये पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर जो है फ्रिक्शन बहुत ही कम है। क्लियर? तो यहाँ पर जो है रिवर्सिबिलिटी यहाँ पर पॉसिबल है। Wear and life. The recirculating rollers reduced wear to a minimum and the ball screw therefore have longer life without loss of accuracy। यानी कि बिना एक्यूरेसी खोए हुए यहाँ पर जो लाइफ होती है मैकेनिज्म की वो बहुत ज़्यादा होती है। सबके पीछे कारण एक ही है, रिड्यूस्ड फ्रिक्शन ड्यू टू रोलिंग। नो स्टिक स्लिप, यहाँ पर जो स्टिक स्लिप फिनोमिना यहाँ पर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? स्टिक स्लिप फिनोमिना कहाँ होता है देखिए, जहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, लुब्रिकेंट्स ऑयल लगा जो ऑयल इंसर्ट करते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। तो उससे क्या होता है लुब्रिकेंट से कि जो है स्टिक स्लिप फिनोमिना होती है, कहीं तो जो है लिक्विड की वजह से जो है दो जो मेटल है वो चिपक जाते हैं कुछ समय के लिए, फिर वो निकलते हैं, फिर जो स्लिप होते हैं। तो ये फिनोमिना यहाँ पर नहीं होता है रोलर्स यूज करने की वजह से। देख लेते हैं क्या होता है। स्टिक स्लिप इज फिनोमिना विच अकर when a small movement between two lubricated elements are required। जब हम दो lubricated elements के बीच अगर मोशन करा रहे हैं स्लाइडिंग मोशन, तो यहाँ पर स्टिक स्लिप फिनोमेना यहाँ पर होता है। द lubricated medium tries to cause the matching elements to stick to either to resist motion। ठीक है? तो यहाँ जो lubricated जो मीडियम वो क्या ट्राई करता है कि मोशन यहाँ पर नहीं हो, है ना, कि दोनों मैटिंग जो मेटल पार्ट है वो यहाँ पर चिपके रहे, है ना, मोशन को रेसिस्ट करता है। और जब ये मोशन करता है और जैसे थोड़ा सा और हम पावर लगाते हैं उसके अंदर तो क्या होता है, अचानक से क्या होता है, जर्की मोशन होता है यहाँ पर, यानी यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है इम्पैक्ट फोर्स लगता है। रिजल्ट इन अ जर्की मोशन इज द मैटिंग एलिमेंट ट्राई टू स्टिक देन स्लिप ड्यूरिंग द रिलेटिव मोमेंट। पहले तो वो जो है स्टिक होने का प्रयास करता है, जैसे थोड़ा और फास्ट लगता है वैसे क्या होता है, जर्की मोशन की वजह से स्लिप हो जाता है। क्लियर? सिंस स्लाइडिंग मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट इज सब्सिट्यूटेड बाय रोलिंग कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को हमने किस में कन्वर्ट किया है, रोलिंग कॉन्टैक्ट में, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हुआ है और यहाँ पर स्टिक स्लिप फिनोमेना यहाँ पर नहीं होता है। तो स्टिक स्लिप फिनोमेना आपने जो है महसूस किया होगा जब आप लेथ मशीन के अंदर मूव करते हैं स्लाइड्स को, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना होता है, कभी कभी जो अपने आप ही जो है तो हल्का सा फोर्स लगाते जो है स्लाइड आपका आगे बढ़ जाता है, तो स्टिक स्लिप यहाँ पर फिनोमेना होता है। और इसके एडवांटेज क्या है देखिए, लेस स्टार्टिंग टॉर्क, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग टॉर्क भी यहाँ पर कम होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू किस तरह से काम करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और एग्जाम में आपको जो इसका स्केच डायग्राम बनाना होता है। तो और जितने भी ये इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।